हेलो एवरीवन। संकलन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी बुक और ये अपनी क्लास 7 की चल रही है यहाँ पर। और ये अपने इंडिया ज्योग्राफी के अंदर, और इंडिया ज्योग्राफी में अपना चैप्टर चल रहा है जल, और ये चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर नंबर 1 2 3 4 अपन ने कंप्लीट कर लिया है। और जो बुक पढ़ रहे हैं, बुक का नाम है हमारा पर्यावरण। तो चलिए चैप्टर नंबर 5 शुरू करते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में क्या चित्र बनते हैं। आप नदी, जलप्रपात, वर्षा की रिमझिम, अपने नल के जल के बारे में सोचने लगते हैं। बच्चे वर्षा से भरे गड्ढों में कागज की नाव तैराकर बहुत खुश होते हैं। दोपहर तक गड्ढे में जमा जल गायब हो जाता है, वह जल कहाँ जाता है। यानी ये बोल रहे हैं कि जब अपन जल के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले अपने मन में क्या ख्याल आता है। अपन समुद्र, नदी, तालाब, जोहड़, कुएं या फिर अपने घर में जो जल होता है वो सब चीज़ें अपने दिमाग में आती हैं। फिर क्या बताया गया है कि जो बच्चे हैं वो वर्षा से जो बड़े गड्ढे हो जाते हैं, यानी बारिश का मौसम होता है, अपना मानसून आता है, तब जो पानी के गड्ढे भर जाते हैं तो बच्चे उनमें कागज़ की नाव तैराते हैं। तो फिर वो क्या होता है कि अपन जब सुबह स्कूल जाते हैं तब तो वो गड्ढे भरे दिखाई देते हैं, लेकिन स्कूल से जब वापस आते हैं तब तक वो गड्ढों का पानी सूख चुका होता है। तो वो जल जाता कहाँ है। तो सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। ठंडा होने पर जल वाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। यहाँ से वर्षा, हिम अथवा सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। ये अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो जलवाष्प होता है वो संघनित होकर जल की छोटी छोटी बूंदें बनाती हैं और वो बहुत सारे कण मिलकर बादल का निर्माण करते हैं। और जब बादल हवा में तैर नहीं पाते, यानी इतने भारी हो जाते हैं कि हवा में आसानी से तैर नहीं सकते, तब ये बारिश के रूप में नीचे गिरने लग जाते हैं। बारिश में ऐसा हो सकता है कि खाली बारिश भी गिरेगी, या फिर ऐसे भी हो जाएगा कि ज़्यादा ठंड होने की वजह से वहाँ पर बर्फ़ भी गिरने लग जाएगी। लेकिन कहीं कहीं ऐसा होगा कि बारिश और बर्फ दोनों एक साथ ही होते हैं। अब जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल व धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, यानी जो पानी बारिश से हुआ, यानी जो गड्ढों में भरा, वो वापस से जलवाष्प में बदला, फिर बादलों में गया और फिर से बारिश के रूप में ही नीचे आ गया। यानी ये जो जल होता है वो वापस से चक्कर लगाता रहता है, उसको जल चक्कर कहते हैं। चित्र 5.1। अब देखो चित्र ये बताया गया है 5.1 जल चक्कर में, यानी ये अपना जो तालाब है, झील है, कुछ भी है, यहाँ से ये वाष्पीकृत हुआ, वाष्पीकृत होकर यहाँ पे संघनित हुआ, संघनित होकर ये बारिश हुई, इन पहाड़ों पर बारिश हुई और इन पहाड़ों से बह करके ये वापस से इस झील में आ गया और फिर वापस से ये वाष्पीकृत हो गया। तो ऐसे ये पूरा जो चक्र है ये चलता रहता है और इसको बोलते हैं अपना जल चक्र। अब देखो कि हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है। जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वही आज भी मौजूद है। जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता हो। यानी ये बताया गया है कि जो जल है वो नया तो निर्मित होता नहीं है, बहुत कम होता है, वो वापस से उसका चक्रण ही होता रहता है। मान लेते हैं कि आज अपन जो जल पानी पी रहे हैं वो सालों वर्ष पहले, यानी सालों पहले, वो पता नहीं कौन सी जगह का पानी हो जो आज हम अपन पी रहे हैं। वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। अब इन्होंने बताया कि थलशाला क्या होती है। एक शब्द आया थलशाला। थलशाला होती है यह छोटे घर के पौधे रखने का एक कृत्रिम अहाता होता है। जैसे ये बनाया गया है, ये एक कांच का जार लिया गया है, इस कांच के जार में ऐसी मिट्टी डाली गई है और फिर उसके ऊपर छोटे छोटे पेड़ पौधे लगा दिए गए और ऊपर से थोड़ा बहुत पानी छिड़क दिया गया है, जिसकी वजह से वाष्पित होकर ये ऐसे ही घूमता रहता है, यानी ये चक्रण हमेशा ऐसे ही चलता रहता है। अब देखते हैं कि अलवण जल के मुख्य स्रोत नदी, ताल, सोते व हिमनद है। अलवण का मतलब है कि जो जल पीने लायक होता है, जो खारा नहीं होता, वो होता है अलवण जल। महासागरों व समुद्रों का जल लवणीय होता है, जिनमें नमक की मात्रा पाई जाती है। इसमें अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक होता है। यानी अधिकांश कौन सा नमक होगा? सोडियम क्लोराइड, जिसको अपन खाने में काम में लेते हैं। अब देखो ये यहाँ पे एक मानचित्र दिया गया है। मानचित्र है विश्व के प्रमुख समुद्र, झीलें और नदियाँ, ये इस चीज़ का मानचित्र यहाँ पर बताया गया है। अब देखते हैं कि विश्व की सबसे, देखो उत्तर अमेरिका है, अपन ने महाद्वीप पढ़े थे, उन महाद्वीपों में उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये सब अपन ने महाद्वीप पढ़े थे। अब देखते हैं
कि जो उत्तर अमेरिका है उसमें कौन कौन सी झीलें हैं। एक तो ये हो गई ग्रेट बियर झील, फिर ग्रेट स्लेव झील, फिर विनीपेग झील, सुपीरियर, ह्यूरन, मिसिसिपी, ये नदी हो गई यहाँ पर, ये वाली नदी है मिसिसिपी, और ये है साल्ट लेक सिटी। फिर यहाँ पर कैरिबियन सागर, और ये देखो ये है यहाँ पर अमेजन नदी जो दक्षिण अमेरिका में, और दक्षिण अमेरिका अपना हो गया महाद्वीप। फिर देखते हैं अफ्रीका में, ये है नाइजर नदी, इस प्रकार से बह रही है। ये विक्टोरिया झील है, फिर ये कॉन्गो नदी है, ऑरेंज नदी है, ये नील नदी है जो विश्व की सबसे लंबी नदी है, ये भूमध्य सागर है, लाल सागर, ये काला सागर है, दनूबी नदी, कैस्पियन सागर जो रसिया में है, फिर ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, हांगी, पूर्वी चीन सागर, बंगाल की खाड़ी, अरब की खाड़ी, और ये ऑस्ट्रेलिया में डार्लिंग नदी, और ये यहाँ पर कोरल सागर। तो ये सब विश्व की प्रमुख नदियाँ हैं, प्रमुख झीलें हैं और प्रमुख महासागर हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये भी बहुत सी काम आने वाली चीज़ें हैं। अब अपन बात करते हैं आगे। अब देखते हैं कि जल का वितरण कैसे होता है, यानी जो अपनी पृथ्वी पर जल है उसका वितरण किस प्रकार है, यानी कितने प्रतिशत वो समुद्र में पाया जाता है, कितने प्रतिशत वो वायुमंडल में है, कितने प्रतिशत नदियाँ लेके चलती हैं, कितने प्रतिशत वो भूमि के अंदर है या भूमिगत है, और कितने प्रतिशत वो एक जो बर्फ होता है उसके रूप में जमा हुआ है। देखो हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है, यानी 75% भाग जल से ढका हुआ है। यदि धरती पर जल की अपेक्षा जल अधिक होगा तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ रहा है। यानी ये बोल रहे हैं कि धरती पर जो थल है, अपना जो स्थल है, जो भूमि है, उसकी अपेक्षा अगर जल ज़्यादा है, फिर भी अपने बहुत से देश हैं दुनिया में जिसमें जल की कमी है, पानी की या पेयजल की समस्या है। क्या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है। निम्नलिखित तालिका में जल वितरण का प्रतिशत दिया गया है। अब देखो कि टोटल हो गया अपने पास 100% जल। अब उस 100% जल में से जो महासागर है, महासागरों में पाया जाता है 97.3% जल, यानी अकेले महासागरों में 97.3% जल पाया जाता है, जो कि लवणीय जल होता है, जिसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा होती है, जो अपने खाने लायक नहीं होता। फिर देखो बर्फ क्षेत्र, जितने जो बर्फ के अपने पहाड़ हैं, बर्फ की जो चट्टानें हैं, उनमें कितने प्रतिशत जल है, तो 2% जल उनमें लुका हुआ है। अंटार्कटिका महाद्वीप हो गया जो बर्फ से ढका हुआ है, उसमें जो बर्फ जमी हुई है उसमें पीने लायक पानी है, लेकिन वो कितना है, खाली 2%। अब बात करते हैं भूमिगत जल की, कि जो अपने जमीन से अपन ट्यूबवेल लगा के निकालते हैं, वो जल कितना है, तो वो है 0.68%, यानी 0.68%। 1% भी जल भूमिगत नहीं है, वो खाली 0.68% ही भूमिगत जल है जो अपन पीने के लिए काम में लेते हैं। फिर देखो झीलों का अलवण जल, स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलें। देखो झीलों का जो अलवणीय जल है, यानी जो मीठे पानी की झीलें हैं, उनमें है 0.009% है। फिर स्थलीय समुद्र व नमकीन झीलें, उनमें है 0.009%। फिर जो वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में जल वो है 0.0019%। और नदियों में कितने प्रतिशत पानी है, 0.0001%। और टोटल मिलाकर कितना हो गया, 100%। अब आप देख लीजिए कि अपने पीने लायक कितना जल पृथ्वी पर है। अब देखो, क्या आप जानते हैं कि लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा को प्रदर्शित करती है। महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। यानी इनके कहने का मतलब है कि लवणता अपन कैसे निकालते हैं कि प्रति 1000 ग्राम जल में कितने प्रतिशत लवण होगा, तो हम उसको लवणता बोलेंगे। तो जो अपना समुद्र होता है उसकी होती है 35 भाग प्रति 1000 ग्राम। फिर जो इजराइल का मृत सागर है, इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। तैराक इसमें प्लव कर सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता इसे सघन बना देती है। यानी देखो जो अपना समुद्र होता है उसमें होता है 35/1000, ये बताया गया है औसत। लेकिन जो इजराइल का मृत सागर है वहां पर है 340/1000, यानी 1000 ग्राम में 340 नमक की मात्रा है,
जिसकी वजह से वो संघनित हो जाता है और उस संघनित जल में, संघनित से मतलब है कि सघन हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, तो उस गाढ़े जल में कोई भी तैराक डूब नहीं सकता, उसमें हमेशा वो तैरता ही रहता है और पानी हमेशा उसको ऊपर लेके आएगा। अब देखो ये बताया गया है कि साधारण क्रियाकलाप द्वारा जल के वितरण को प्रदर्शित किया जा सकता है। क्रियाकलाप बॉक्स देखें, ये क्रियाकलाप बताया गया है कि इतने 9 चम्मच में अपना जल छत्रक है, बर्फ में है, फिर 2 चम्मच में भूमि में जल है, आधा चम्मच लवण जल की झीलें हैं और 1 बूंद नदियों में पाया जाता है और ये बाकी पूरा पृथ्वी के ऊपर है। अब बात करते हैं कि जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है। प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है। ऐसे में आपको ऐसा नहीं लगता कि लापरवाही से जल का उपयोग करके हम बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद करते हैं। ये यहाँ पे कुछ अखबार के आर्टिकल बताए गए हैं जो जल की कमी को दर्शाते हैं। अब बात करते हैं महासागरीय परिसंचरण। अपन ने पृथ्वी का परिसंचरण तो कर लिया कि जो अपना बारिश का जल होता है गड्ढों में भरता है, वाष्पीकृत होकर वापस से संघनित होता है, बादल बनते हैं, फिर से बारिश होती है और ये प्रक्रिया चलती रहती है। अब सेम जो महासागरीय परिसंचरण है वो अपन देखेंगे। तो समुद्री तट पर नंगे पैर चलने में कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। पुलिन पर नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवणीय गंध व लहरों का संगीत सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है। यह कभी शांत नहीं रहता। महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं जैसे तरंग, ज्वार भाटा एवं धाराएं। यानी ये ऐसे बता रहे हैं कि जो महासागरों का जल होता है वो कभी शांत नहीं होता। जिस प्रकार से अपने गांव में जोड़ का जो जल होता है वो शांत हो जाता है, कभी कभी तालाबों का जल भी शांत हो जाता है, लेकिन जो महासागरों का जल है वो कभी शांत नहीं रहता, वो हमेशा उसमें उथल पुथल मची हुई होती है। 22 मार्च विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है जब जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को प्रबलित किया जाता है। अब बात करते हैं तरंगों की। समुद्र में तरंगें किस प्रकार आती हैं। समुद्री तट पर गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाती है तो क्या होता है। यह दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है कि कैसे तरंगों के साथ गेंद तट पर वापस लौट आती है। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता है और गिरता रहता है तो इन्हें तरंगे कहते हैं। यानी यह बताया गया है कि समुद्र किनारे अपन खेलते हैं तो अगर अपनी बॉल समुद्र में चली जाती है तो कुछ देर बाद वो वापस से सतह पर लौट कर आ जाती है। क्यों लौट कर आ जाती है कि जब महासागरीय सतह का जल उठता है और नीचे गिरता है, उससे जो तरंगे पैदा होती हैं उनको तरंग बोला जाता है। और जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तब तरंगे उत्पन्न होती है। जितनी तेज पवन बहेगी उतनी ही तेज या उतनी ही बड़ी तरंगे पैदा होती है। यानी जो समुद्री सतह है पानी की, अगर उस पर पवनें बहेंगी तो जल ऊपर और नीचे उठेगा जिनको तरंगे बोला जाता है। और तरंगों के लिए जितनी तेज हवा बहेगी उतनी ही तेज या उतनी ही ऊंची तरंगे उठेंगी। अब देखते हैं यहाँ पर कि तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती हैं। इनके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगे उठ सकती हैं जिसे सुनामी कहते हैं। यानी जो अपना समुद्र होता है, समुद्र में भी भूकंप आते हैं जैसे अपने पृथ्वी पर आते हैं, समुद्र में भी ज्वालामुखी फटते हैं, या समुद्र में भी जो नीचे पहाड़ है वहां पर भी भूस्खलन होता है। तो इन सब घटनाओं के कारण जब जो महासागरीय जल की धाराएं होती हैं वो बहुत ज़्यादा विस्थापित हो जाती है, यानी उनमें हलचल बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसकी वजह से जो तरंगे हैं वो 15 मीटर से भी ज़्यादा ऊंची उठने लग जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा तेज जो जल है वो अपना किनारे की तरफ भागता है और उसको अपन सुनामी कहते हैं। और अब तक की सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर माप पे गई थी। यानी जिस सुनामी की जो तरंग थी कितनी ऊंची थी, उसकी ऊंचाई थी 150 मीटर। ये तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती हैं। 2004 के सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था। सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट डूब गया था। यानी जो 2004 में भारत में सुनामी आई थी उसकी वजह से जो अपना सबसे दक्षिणी बिंदु है अपने भारत के स्थल का, वो यह इंदिरा पॉइंट जो अंडमान निकोबार में है, वो डूब गया था सुनामी की वजह से। और
अब तक की सबसे विशाल सुनामी की लहरें कितनी थी? 150 मीटर तक ऊंची थी और उनकी गति कितनी होती है? 700 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गति थी। अब देखो ये सुनामी बताया गया है, पृथ्वी का तांडव, इसके बारे में चीज़ बताई गई है कि जो अपने 2004 में सुनामी आई थी उसके बारे में बताया गया है, तो उसको अपन छोड़ देते हैं क्योंकि ये अपने काम का है नहीं। अब अपन आगे बात करते हैं, वो है ज्वार भाटा। ज्वार भाटा क्या होता है कि दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना व गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। यानी महासागरीय जल का इस प्रकार से उठना और इस प्रकार से गिरना, ये कहलाता है ज्वार भाटा। जब सर्वाधिक ऊंचाई पर उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तो उसे ज्वार कहते हैं, और जब जल अपने निम्नतम स्तर पर आ जाता है एवं तट से पीछे चला जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। अब देखते हैं कि ज्वार भाटा आता क्यों है। ज्वार भाटा आता है जो अपनी पृथ्वी है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगा रहा है। तो जैसे अपने पृथ्वी के पास अपना खुद का गुरुत्वाकर्षण बल है, उसी प्रकार चंद्रमा के पास भी अपना खुद का गुरुत्वाकर्षण बल है और सूर्य के पास भी अपना खुद का गुरुत्वाकर्षण बल है। क्योंकि सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही अपने जो सारे ग्रह हैं वो इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो जब सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल और चांद का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर अपना बल लगाते हैं तो जो समुद्र की लहरें होती हैं वो उन बल की वजह से ऊपर उठती हैं और जैसे ही वो दूर जाता है तो वो लहरें वापस से गिर जाती हैं। इस वजह से अपने पृथ्वी पर ज्वार भाटे आते हैं। ये देखते हैं कि सूर्य व चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है तो उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है, यानी खिंचता चला जाता है उसकी तरफ, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। पूर्णिमा व अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा व पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं तो इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। इस ज्वार को वृत्त ज्वार कहते हैं। अब देखो, जो पूर्णिमा और चंद्रमा होती है जो महीने में अपने 2 बार आती है, एक बार पूर्णिमा आती है और एक बार अमावस्या आती है। अब क्या होता है कि जब ये पूर्णिमा और अमावस्या आएगी तो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही सीधी में होंगे। तो जो सूर्य है वो भी इस प्रकार से अपना गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा पृथ्वी के जल पर और चंद्रमा भी इस प्रकार से लगाएगा। तो जो जल होता है वो अधिक ऊंचा उठता है, तो यानी इस समय वृत्त ज्वार आते हैं। सेम बात अमावस्या के दिन भी है कि सूर्य भी इस तरफ से जल लगाएगा, अपना बल लगाएगा और इस तरफ से चंद्रमा लगाएगा, तो इस तरफ से भी वृत्त ज्वार आते हैं। लेकिन जब चांद अपने प्रथम व अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद व सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है। परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है। ऐसे ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। जैसे ये रहा, इस तरफ चांद खींच रहा है पृथ्वी के जल को और इस तरफ सूर्य पृथ्वी के जल को खींच रहा है। इसकी वजह से कुछ बल इधर लगेगा, कुछ बल इधर लगेगा, तो पूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा। इन पूर्ण प्रभाव नहीं पड़ने की वजह से यहाँ पर लघु ज्वार आता है। यानी पूर्णिमा और अमावस्या के दिन अपने पृथ्वी पर दीर्घ ज्वार आता है और चंद्रमा के प्रथम और अंतिम चतुर्थांश में पहुंचने पर लघु ज्वार आता है। अब बात करते हैं आगे। उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचने में सहायक होते हैं, क्योंकि अपन ने पढ़ा था उच्च ज्वार के समय जो पानी होता है वो तटों को डुबो देता है, तो उसकी वजह से जो जहाज होते हैं वो आसानी से बंदरगाह के तट पर पहुंच जाते हैं। उच्च ज्वार मछली पकड़ने के दौरान भी मदद करते हैं। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती हैं, क्योंकि पानी होता है वो तट को डुबो देता है। इसके फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियां पकड़ पाते हैं। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग निम्न जो विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है, क्योंकि एक बार जल तट से टकराएगा फिर नीचे आएगा, फिर तट से टकराएगा और फिर से नीचे आएगा। अब अपन बात करते हैं महासागरीय धाराओं की। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं। यानी ये महासागर हो गया अपना, और इसके ऊपर जो हवा बहती है यानी जो पवन जो अपना गति करती है उसको बोलते हैं महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती हैं। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं। क्योंकि भूमध्य रेखा के निकट क्यों होती है? क्योंकि ये होता है अपना 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा, और यहाँ पर
सूरज की किरणें, सूर्य की किरणें एकदम सीधी पड़ती हैं और उन सीधी किरणों की वजह से यहाँ पर गर्मी अधिक हो जाती है, इसलिए यहाँ पर गर्म धाराएं उत्पन्न होती हैं एवं ध्रुवों की ओर प्रभावित होती है। यानी इस प्रकार से ये धाराएं प्रभावित होती हैं ध्रुवों की ओर, क्योंकि ठंडी धाराएं ध्रुवों व उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रभावित होती हैं। लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जल धाराएं होती हैं, जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धाराएं होती हैं। ये कुछ जल धाराओं के नाम हैं, ये भी आपको याद रखने हैं। पहले तो लेब्राडोर एक जो शीत यानी ठंडी जल धारा है और गल्फ स्ट्रीम है वो एक गर्म जल धारा है। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म व शीत धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्यन क्षेत्र माना जाता है। जापान के आसपास एवं उत्तरी अमेरिका के पूर्व तट इसके कुछ उदाहरण है। यानी इनके कहने का मतलब है कि जो जापान के आसपास और उत्तरी अमेरिका के पूर्व तट हैं, जो अपन उत्तरी अमेरिका का इस प्रकार से जो मैप पढ़ा था, इस प्रकार से उत्तरी अमेरिका जो इसके पूर्वी तट हैं ये वाले, यहाँ पर ठंडी और गर्म जल धाराएं आकर मिलती हैं और जो मछलियाँ होती हैं वो ठंडी जल धारा की तरफ और कुछ गर्म जल धारा की तरफ आकर आकर्षित होती हैं। इसकी वजह से एक बहुत ही बड़े मछली पालन के क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। अब देखो ये कुछ जल धाराएं हैं अपनी पृथ्वी की, जो अपने महासागरों की हैं, ठंडी और गर्म जल धाराओं हैं, उनको अपन देखते हैं। जो ये लाल है ये तो सब है गर्म जल धाराएं और जो ये ब्लू है वो सब है ठंडी जल धाराएं। अब देखते हैं इसमें से गर्म कौन सी है और ठंडी कौन सी है। देखो अलास्का जल धारा है वो गर्म है क्योंकि रेड में है, ये इस प्रकार से जाती है। फिर उत्तरी प्रशांत अपवा वाली है वो भी गर्म जल धारा है। फिर कैलिफोर्निया धारा ये है ठंडी जल धारा। फिर देखो ये हो गई अपनी पश्चिमी वायु अपवाह ठंडी है। फिर हम्बोल्ट जलधारा या पेरू जलधारा ये भी ठंडी है। फोकलैंड जलधारा ये भी ठंडी जलधारा है। ब्राजीलियन गर्म है, इक्वाडोर भी गर्म है, लेकिन कैनरीज जलधारा है वो ठंडी है। गल्फ स्ट्रीम भी गर्म है और लेब्राडोर ठंडी जलधारा है। वही उत्तरी अटलांटिक अपवाह है जो इस तरफ जाती है वो भी गर्म जलधारा है। अब बात करते हैं वेनेजुएला, ये भी ठंडी जलधारा है। और पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा ये भी ठंडी जलधारा है। और आयासीओ जलधारा ये भी ठंडी जलधारा है। उसके बाद बात करते हैं बाकी जो है विश्व धारा है ये गर्म है। ओग्लोन जलधारा भी गर्म है। और ये जो गर्म जलधाराएं हैं, ठंडी जलधाराएं हैं, एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधाराएं हैं और कौन सी गर्म जलधाराएं। तो अपने को ठंडी जलधाराएं याद रखनी है और जो बाकी बच जाएंगी वो सारी गर्म जलधाराएं हो जाएंगी। अब ठंडी कौन कौन सी है, एक तो हो गई लेब्राडोर। फिर बात करते हैं कैलिफोर्निया, ये दूसरी, ये लेब्राडोर अपनी पहली हो गई। उसके बाद पेरू है, ये तीसरी ठंडी जलधारा हो गई। फिर वेनेजुएला चौथी हो गई। फिर ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन है पांचवी हो गई। ये सब अपनी ठंडी जलधाराएं हैं। फिर आयोसीओ ये है अपनी छठी ठंडी जलधारा। तो ये कुछ 6 ठंडी जलधाराएं हैं अपने पूरे जो महासागरीय तंत्र है, परिसंचरण तंत्र है, उसमें 6 ठंडी जलधाराएं हैं और बाकी जो बच गई वो अपनी गर्म जलधाराएं हैं और ये सभी एग्जाम में पूछी जाती हैं। अब आगे बात करते हैं कि जहाँ गर्म व ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वहाँ कोहरे वाला मौसम बनता है। इसके फलस्वरूप नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। कोहरे वाला मौसम क्यों बनता है कि भाई गर्म पानी और ठंडा पानी जब मिक्स होगा, ये गर्म जलधाराएं हैं और ठंडी जलधाराएं हैं, ये वायु की पवनी तो होती है। अब जो गर्म होगी उसमें उष्ण होगी, वो उष्ण होगी, और जो ठंडी होगी उसमें वो जलवाष्प लेकर चलेगी। और जैसे ही दोनों टकराएंगी तो जलवाष्प भाप बन के उड़ जाएगी और उसकी वजह से वो कोहरा हो जाएगा। और कोहरे की वजह से जो नौ संचालन है यानी नाव जब उस जगह से लेके जाते हैं तो उसमें बाधा उत्पन्न होती है क्योंकि अपने को दिखाई नहीं देता है। जो विश्व का सबसे बड़ा जहाज था टाइटैनिक, मूवी भी देखी होगी, वो इसी कोहरे की वजह से ही एक्सीडेंट हुआ था उस जहाज का। तो ये था अपना आज का लेक्चर। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। और किसी को पीडीएफ चाहिए तो वो मिलेगी अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसका नाम है संकलन क्लासेज, जिसमें एस बड़ा है और सी बड़ा है। ये आप सर्च करोगे तो आपको ऐसे हिंदी में नाम लिखा मिल जाएगा संकलन का। इसको आपको ज्वाइन कर लेना, यहाँ से आपको पीडीएफ का नोटिफिकेशन और पीडीएफ भी मिल जाएगी। और वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपन आगे ही ऐसे चैप्टर 1 बाय 1 करके पढ़ते रहेंगे।